हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, खम्मागणी। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज से भारतीय इतिहास की। दोस्तों, इतिहास जब हम पढ़ते हैं, एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एक परिचय पढ़ते हैं इतिहास का, तो इतिहास की जब भी बात की जाती है, इतिहास जो आप देख रहे हैं, इतिहास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस हास। कई पुस्तकों में आपको यह लिखा हुआ मिलता है इति ह प्लस आस, यानी ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। और सामान्य अर्थ में यदि हम पढ़ते हैं तो इतिहास होता है अतीत में जो कुछ घटित हुआ। इति मतलब अतीत और हास मतलब घटित हुआ, यानी अतीत में जो घटनाएं घटित हुई वो वर्तमान में क्या कहला रही हैं? इतिहास। इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि क्या है, निश्चित है, क्रमबद्ध है और व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। और किस पर आधारित है? अतीत की घटनाओं पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास। तो देखिए, इतिहास पढ़ने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों को एक मैसेज देना चाहूंगी। कुछ लोग जो हैं बहुत ही टेंशन में हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम बहुत करीब है और उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है, आप अभी से तैयारी में लग जाइए ताकि आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप सभी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अर्थात आप इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता आपको मिले। भगवान को आपको देना ही पड़ेगा जो आपने चाहा है, क्योंकि आपने उसके लिए उतनी मेहनत की है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास। तो देखिए दोस्तों, इतिहास जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतिहास क्या है, अतीत की घटनाओं का निश्चित व क्रमबद्ध रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? 3 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक समय था जो था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो है आपका वो रहता है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो रहता है वो है आपका कौन सा? ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, ये 3 खंड हमने बांटे हैं इतिहास को पढ़ने के लिए। प्रागैतिहासिक काल वह समय, सभ्यता व संस्कृति का वह समय जब मनुष्य के पास लिखित साक्ष्य नहीं था। यानी यहाँ पर जो हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा का सारा क्या है, पुरातात्विक स्रोतों पर या पुरातत्व सामग्री के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। वो समय कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। सभ्यता व संस्कृति का वह युग या वह काल जहां पर लिखित सामग्री तो उपलब्ध थी दोस्तों, लेकिन वह पठनीय नहीं थी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है ऐतिहासिक काल। यह वह समय था या ये वो काल था जहां पर लिखित सामग्री उपलब्ध थी और हमने पढ़ी और उसी के आधार पर हमने क्या किया है? इतिहास लेखन का काम किया है। तो ये आपका समय रहता है ऐतिहासिक काल। और ये कब से होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय होता है वो यहाँ से शुरू होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो समय है वो ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, इतिहास को हमने कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। यह 3 जो है खंड हैं इतिहास के। इसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आइए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। आज सिंधु सभ्यता जो है उसने भारत को उन ऊंचाइयों तक या उस क्षेत्र तक पहुंचा दिया है जहां आज हम अपने आप पर गर्व कर सकते हैं कि विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बाद भी हमारे देश में भी एक प्राचीन सभ्यता थी। तो आइए पढ़ते हैं अगला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बहुत सारे नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं।
किस नाम से जानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सबसे पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही था दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल ढूंढा गया या जिस स्थल की खोज की गई वह कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए पहला नाम इसे क्या दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। अधिकतर जो स्थल थे वो कौन सी नदी के किनारे थे? सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और अब जो आप अभी वर्तमान में पुस्तकें पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह, वहां पर सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखा हुआ मिलेगा। इन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन नाम से आप इस सभ्यता को पढ़ेंगे। और इसे एक और नाम दिया गया है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर जो एक मिश्रित धातु थी कांसा, वो बन गया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, कांसा एक स्वतंत्र धातु नहीं है, तांबे के साथ टिन मिलाकर तैयार किया गया है इसे। और ये कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। और प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे ही कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये नामकरण आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, फिर हमने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, जॉन मार्शल साहब ने इसे ये नाम दिया है। फिर ज्यादातर स्थल सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्र में पाए गए, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया। ब्रोंज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा गया, क्योंकि यहाँ कांसे के उपकरण मिले या कांसा धातु तैयार कर ली गई थी। और प्रथम नगरीय सभ्यता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने की, ये सारा हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है, हमारे मस्तिष्क में यह विचार आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अचानक कैसे हो सकती है? क्या इतना बड़ा स्थल अचानक से खोदा जा सकता है या अचानक से इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है? मित्रों, हम लोग राजस्थान में रहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में, हमारे यहाँ भी रेत के बहुत सारे टीले हैं। कभी हमारे मस्तिष्क में यह विचार नहीं आया कि हम जाकर उन्हें खोदें और एक सभ्यता को ढूंढें, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ था। और वो घटना कई साल लगे, लगभग 100 साल के बाद, इस जानकारी देने के बाद 100 साल के पश्चात इस सभ्यता को ढूंढा गया था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन बन गया आपके लिए। फर्स्ट जो है, सबसे पहले जो है, जो स्थल हमारे सामने आया वो था हड़प्पा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हड़प्पा टीले की जानकारी आपको कब दी गई? 1826 ईस्वी। क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मर्सन नाम का एक व्यक्ति था। चार्ल्स मर्सन नाम के एक व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे थे? जा रहे थे जहां वर्तमान में हड़प्पा है। हड़प्पा अभी कहां पर है? पाकिस्तान में। तो जब वो क्या कर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने क्या देखा? वहां पे टीले हैं, टीलों के पास भारी संख्या में ईंटें पड़ी हुई हैं इस तरीके से। तो उन्होंने जब ईंटों को देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि इन टीलों के पास इतनी भारी संख्या में ईंटें कैसे मौजूद हैं? क्या यहाँ पर कोई नगर था या यहाँ कोई बस्ती थी? पर वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने अपनी डायरी में यह विवरण लिखा कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने भारी संख्या में ईंटें और कुछ अन्य सामान देखा। अब 1826 में चार्ल्स मर्सन ने ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में जो आता है या पूछा जा सकता है कि हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी किसने दी है? तो हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी देने वाला फर्स्ट पर्सन कौन माना जाएगा? चार्ल्स मर्सन माना जाएगा। चार्ल्स मर्सन ने 1826 में क्या किया है? इस टीले के बारे में, यानी हड़प्पा टीले के बारे में हमें जानकारी दी। 1831 की बात देखिए। 1831 में कर्नल बंस नाम का एक आदमी था। कर्नल बंस जो है वो भी यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने भी सेम आर्टिकल्स देखे, सेम चीजें देखी और उनके मन में भी ये विचार आया और उन्होंने भी यह विवरण लिखा।
उसके बाद आपको पता है भारत में पहली रेल चलती है 1853 ईस्वी में, और उसके बाद 1856 ईस्वी की बात है, लाहौर से कराची तक के लिए क्या किया गया, ट्रैक बिछाने की आवश्यकता महसूस की गई। अब हमें क्या लगता है कि लाहौर से जो कराची तक एक रेलवे ट्रैक बिछा दिया जाए और वहां पर रेल स्टार्ट कर दी जाए। तब क्या होता है, यहाँ पर ये ट्रैक बिछाने का यानी रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उस पर काम कर रहे थे बर्टन ब्रदर्स। बर्टन ब्रदर्स, एक है जॉन बर्टन, दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ट्रैक बिछाने का या रेल लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको हम भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ये सब कुछ देख रहे थे, और जॉन बर्टन और विलियम बर्टन जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्हें ईंटों की आवश्यकता महसूस हुई। तो वहां पर जो ईंटें थी वह उन्होंने क्या की है, सामान के रूप में या वहां पर यूज की, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वहां पर जो ईंटें थी उसको यूज में लिया गया। तब उन लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आया कि आखिर इतनी सारी ईंटें यहाँ पर कैसे मौजूद हैं। कमी थी भारतीय पुरातत्व विभाग की, और वो पूरी हो जाती है कब, जब 1920 में जॉन मार्शल आपके क्या करते हैं, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व विभाग के बनकर आते हैं। कब, 1920 में जॉन मार्शल साहब इंडिया में आए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो चुकी थी, ये महानिदेशक के पद पर यहाँ पर आते हैं। इनकी मुलाकात हो जाती है राय बहादुर दयाराम साहनी से। दयाराम साहनी आप नाम पढ़ते हैं, दयाराम साहनी साहब जो हैं, इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी और जॉन मार्शल दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, और अंततः 1921 में एक नगर हमारे सामने आता है, और वो नगर कौन सा था, हड़प्पा। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि इसका नाम हड़प्पा ही क्यों है, तो भाई जोधपुर के पास अगर कोई सिविलाइजेशन मिलती है तो हम जोधपुर सभ्यता कहेंगे, जयपुर के पास मिलेगी तो जयपुर सभ्यता कहेंगे। इसी तरह हड़प्पा एक नगर था, उसके पास जो है एक पुराने शहर के अवशेष मिले, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाता है। तो सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खोज की गई, हड़प्पा की। हड़प्पा फर्स्ट साइट थी, पहला स्थल था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम क्या रखा जाता है, पहला नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। समय बीतता गया, धीरे धीरे क्या होते हैं और नगर खुदाई में सामने आते हैं। पहले हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। 1922 में एक और जो है स्थल खोजा गया, वो था मोहनजोदड़ो। रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी जिनको आप कहते हैं, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की कौन से सन में, 1922 में। और 1922 में किसकी खोज होती है, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मूवी देखी होगी आपने, आई थी मोहनजोदड़ो, जो कि वहां की सिविलाइजेशन पर बेस्ड थी, उस पर आधारित थी। ऐसी कुछ फिल्में हमारे इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज होती है 1922 में और हड़प्पा की खोज होती है 1921 में। क्लियर है, एक बार वापस से सुन लीजिए। सबसे पहले हड़प्पा का जो टीला है उसकी जानकारी देने वाले कौन है, चार्ल्स मर्सन है। चार्ल्स मर्सन वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा और उनके माइंड में ये चीज क्लिक होती है। उसके बाद सेम चीज रिपीट करते हैं कर्नल बंस। और 1856 में लाहौर से कराची तक जब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था, तब बर्टन ब्रदर्स, क्या नाम है भाई, बर्टन ब्रदर्स। बर्टन ब्रदर्स में दो भाई हैं, एक का नाम है विलियम बर्टन और एक का नाम है जॉन बर्टन। बर्टन ब्रदर्स क्या करते हैं, यहाँ पे काम करवा रहे थे और आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने यहाँ पर पड़ी हुई ईंटों का जो है यूज लिया या उसका प्रयोग किया। और उसके बाद 1920 में सर जॉन मार्शल इंडिया आते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनकर, और उनके साथ कौन मिल जाते हैं, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी और जो हमारे जॉन मार्शल हैं, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम किया और टीले की जब खुदाई होती है
और नगर हमारे सामने आया वह कौन सा था? हड़प्पा था। इसलिए सबसे पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और अगले ही वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं R.D. बनर्जी, जिनको हम क्या कहते हैं? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की है? मोहनजोदड़ो की। और मोहनजोदड़ो आपके जो है ये भी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई? देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कैसे पता चला, जानकारी कैसे मिली, या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी? एक तो आएगा आपके निर्माता आएगा, एक आपके आएगा विस्तार, फिर स्थल पढ़ेंगे, अवस्थिति पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में हम। तो देख आइए शुरू करते हैं आगे पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, या सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार कहाँ तक है। तो देखिए, हम इसका विस्तार जब पढ़ते हैं तो विस्तार के लिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की जब बात की जाती है कि ये कहां से कहां तक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए, ये भारत का मानचित्र आपके सामने है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर आपके क्या है? मांडा। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है मांडा। और कई पुस्तकों में आप पढ़ेंगे अखनूर या मांडा। मोस्टली हम मांडा पढ़ते हैं। मांडा कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर है? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी है। चिनाब नदी के किनारे जो है मांडा जो है सबसे उत्तर में स्थित है। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कहाँ पर है? मांडा, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इधर आप आइए, आपके पाकिस्तान है, यहाँ पर आपके बलूचिस्तान है। पाकिस्तान में जो जगह है बलूचिस्तान, जिसमें हम पढ़ते हैं सुतका गेंडोर। बलूचिस्तान प्रांत जो है इसमें क्या है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है ये बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान के। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दाश्क नदी के किनारे स्थित है। देखिए, मैं आपको नदियों के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ और लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ। तो देखिए, उत्तर में तो हो गया आपके चिनाब नदी के किनारे कौन सा है? मांडा। और इधर आपके पश्चिम है। पश्चिम में कौन सा हो गया? सुतका गेंडोर, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है। फिर इधर आप, ये हमारी स्थिति है पूर्व की। पूरब में आपके जो है यूपी में आलमगीरपुर आता है। आलमगीरपुर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, यूपी में। और कौन सी नदी के किनारे है आलमगीरपुर? हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर पूर्वी जो है आपका छोर माना गया है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। उत्तर आपने पढ़ लिया, पश्चिम भी पढ़ लिया, और पूरब में कहाँ है? आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। अब बात आती है दक्षिणतम बिंदु की, या दक्षिण की बात। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं दायमाबाद। इसी को कई पुस्तकों में दैमाबाद लिखा है और कई जगह धायमाबाद भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे स्थित है धायमाबाद, या जो आपका दैमाबाद है परवरा नदी है उसके किनारे है। फिर से देखिएगा, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहां पर सुतका गेंडोर कौन सी नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर जो आपके मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिण में आपका जो बिंदु मिलता है वो है महाराष्ट्र में दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे। अब बात आती है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए उत्तरी छोर कौन सा है, इसका उत्तरी छोर, सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तब आप क्या करेंगे? यदि हमसे ये पूछ लिया जाता है कि उत्तरी छोर कौन सा है, तो हमें बताना है अफगानिस्तान में जो आपके हैं शोतरगोई और मुंडीगाक। शोतरगोई एंड मुंडीगाक जो आपके हैं ये क्या है? ये उत्तरी छोर माने गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, इसमें
आप लोग अलग अलग पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अलग अलग डेटा पढ़ रहे हैं, जो नवीनतम शोध हैं उनके अनुसार मैं आपको बता देती हूँ, आरबीएससी के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। पहले लिखा गया था सिंधु घाटी के 350 स्थलों की खोज हुई है, जो कि अभी परिवर्तित हो गई है या चेंज हो चुकी है। वर्तमान में भारत में आपके जो सिंधु सभ्यता के स्थलों की संख्या कितनी है? 917 है। कई पुस्तकें इसे 925 बता रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है, रनिंग में है, कार्य अभी चल रहा है। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की संख्या कितनी है? 917 है। और पाकिस्तान की यदि आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में स्थलों की संख्या कितनी बताई गई है? 481। और अफगानिस्तान में स्थलों की संख्या पहले भी कितनी बताई गई थी? 2। अभी भी कितनी है? 2। तो देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की संख्या हिंदुस्तान में 917। नवीनतम डेटा यदि कोई आपको पुस्तक में अवेलेबल होगा तो 925 भी मिलेगा। पाकिस्तान 481 और अफगानिस्तान में कौन से 2 हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं? शोतरगुई व मुंडीगा। तो ये है सिंधु सभ्यता का विस्तार। देखिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लगाकर यहाँ पर मांडा से लेकर दैमाबाद तक आपकी जो रहेगा, और फिर इधर जो है पाकिस्तान में बलूचिस्तान तक, और इधर आलमगीरपुर रहेगा। अब ये तो हुई इसके विस्तार की बात। अब अगला जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा। अब देखिए, ये सिंधु सभ्यता का विस्तार आप पढ़ रहे हैं डिटेल में। जैसे 2 स्थल मैंने आपको बताए हैं, मुंडीगाग और क्या है, शोतरगुई है। ये अफगानिस्तान में है। बलूचिस्तान जो कि आपके पाकिस्तान में है, मेहरगढ़, सुतका गंडोर, सुतका खो, बालाकोट, कुल्ली, क्वेंटा घाटी, दम्बसादात, डाबरकोट, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदाड़ो, अली मुराद और चनहुदड़ो, ये सभी कहाँ आते हैं? आपके सिंध प्रांत में आते हैं। और पंजाब में पंजाब जो कि पाकिस्तान वाला है, उसमें हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी और जलीलपुर आते हैं। अब भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो इंडिया में जो पंजाब है वहां पर है रोपड़, बांडा, संगोल, चक 86। और हरियाणा में है राखीगढ़ी, बनवाली और मीताथल। जम्मू कश्मीर में है मांडा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ये है आपके मेरठ के अंदर। बड़ा गांव, हुलास, राजस्थान में कालीबंगा, और गुजरात में रंगपुर, लोथल, धोलावीरा और सुरकोटड़ा। ये आपके सिंधु सभ्यता का विस्तार है हमारे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। अब जो है देखिए, बात आती है, इतना बड़ा जो आप क्षेत्र पढ़ रहे हैं, लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है, तो इसका जो इतने बड़े एरिया में फैली हुई सभ्यता है, इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों, क्षेत्रफल जो एनसीईआरटी थी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर जो है ये लिखा हुआ मिलेगा। कई जगह पर आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसे हमने राउंड फिगर में कितना लिखना शुरू कर दिया है? 13 लाख। यदि आपसे पूछा जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है, तो हमें बताना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इससे भी आगे मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम बिल्कुल नवीनतम शोध पढ़ते हैं तो ये डेटा उसमें बिल्कुल चेंज है। इसमें आपको मिलेगा 15 लाख 15,20,27 वर्ग किलोमीटर, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो नवीनतम शोध अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है क्षेत्रफल आपका हो गया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और नवीनतम शोध के अनुसार 15,20,27 वर्ग किलोमीटर इस तरीके से आपको मिलेगा। और जो एनसीईआरटी में अवेलेबल था हमारे पास 1299 एग्जैक्ट था, 600 वर्ग किलोमीटर जो था ये था। तो ये है आपके सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो अब आपने पढ़ा किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। अब क्षेत्रफल के बारे में आपने पढ़ा, तब हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्षेत्रफल इतना बड़ा है, तो अब क्या करना चाहिए हमें? अब देखिए, ये तो हो गया क्षेत्रफल।
अब इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपसे पूछी जा सकती है। अभी आपने पढ़ लिया, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतका गेंडोर और पूर्व में आलमगीरपुर आपने पढ़ लिया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? अगर उत्तर से दक्षिण पूछी जाती है तब हमें लिखना है कितना, 1400 किलोमीटर, और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछी जाएगी तो हमें कितना लिखना है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इधर से इधर तक मिलेगी आपको, और उत्तर से दक्षिण तक मिलेगी 1400 किलोमीटर। तो ये है आपके सिंधु सभ्यता जो है, उसका विस्तार हमने पढ़ा, उसका क्षेत्रफल पढ़ा, उसकी लंबाई और चौड़ाई पढ़ी। इसके साथ साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी संख्या पढ़ी। हिंदुस्तान में गुजरात में अकेले 200 स्थल मिल चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सिंधु सभ्यता का विस्तार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किस स्थल की खोज कौन से वर्ष में किस व्यक्ति के द्वारा की गई। तो देखिए, सबसे पहले जो खोज की गई थी दोस्तों, वो हड़प्पा की खोज थी। हड़प्पा की खोज हमने पढ़ा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। यह वर्तमान में पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला है, जिसको हमने क्या लिखा है, मुंटगोमरी, सिंध जो आपके पंजाब में है, पाकिस्तान में, वहां पर स्थित है। और अगले ही वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई, और कब की गई है, 1922 में। यह कहाँ पर स्थित है, लरकाना जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर मिलेगा। नेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं, सुतका गेंडोर, सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम छोर जो आप पढ़ते हैं, सुतका गेंडोर की खोज हुई थी 1927 में, R.L. स्टाइन ने की थी, और ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अगला है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज 1931 में N.G. मजूमदार के द्वारा की जाती है, और यह कहाँ पर स्थित है, आपके सिंध प्रांत में स्थित है। डाबरकोट 1935 में अर्नेस्ट मैके इसकी खोज कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में। नेक्स्ट जो आता है कोडदूजी, कोडदूजी की खोज की है धुर्य नामक इतिहास जो है पुरातत्ववेत्ता उनके द्वारा की गई है। यह भी सिंध में है, पाकिस्तान में है। रोपड़ 1953 में वाई.डी. शर्मा, शॉर्ट में वाई.डी. शर्मा लिखा हुआ मिलेगा, यज्ञदत्त शर्मा है ये, इन्होंने खोज की है 1953 में, पंजाब में स्थित है रोपड़। और फिर आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज रफीक मुगल और सूरज भान ने की है, ये वर्तमान में जिंद हरियाणा में आपके स्थित है। बनावली, इसकी खोज 1773 में की गई थी, यूनिवर्सिटी के अंडर में की गई है। और धोलावीरा की खोज 1990-91 में R.S. विस्ट, रविंदर सिंह विस्ट है, शॉर्ट में R.S. विस्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा, R.S. विस्ट ने की है हिसार हरियाणा में। और नेक्स्ट है देसलपुर, 1963 और 64 में इसकी खोज करते हैं, सेम पर्सन R.S. विस्ट ने की है। ये कहाँ है, कच्छ गुजरात में आपके स्थित है। लोथल 1957 में S.R. राव ने की है अहमदाबाद में, किसकी खोज, लोथल की। सुरकोटड़ा की खोज 1972 में जगतपति जोशी के द्वारा की गई है, और कच्छ में ये क्षेत्र स्थित है, गुजरात। रंगपुर की खोज 1933 में M.S. वत्स द्वारा की गई है, माधव स्वरूप वत्स इनका पूरा नाम है, इन्होंने की है, ये अहमदाबाद में है। आलमगीरपुर जो कि आपके यूपी में है, 1958 में वाई.डी. शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा मेरठ यूपी में स्थित इस स्थल की खोज की गई। और सबसे प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा का दोस्तों। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके अलावा दैमाबाद है, सुतका गो है, ये आपके जो है सातका को, ये सभी प्रमुख स्थल हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको एक सारणी या एक टेबल अवेलेबल करवाई है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बता देती हूँ जो हमसे पूछा जाता है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो, रोपड़, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा, रंगपुर, कालीबंगा, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे पूरी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन बस हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है
और इस समय का यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारी प्रिपरेशन करनी है। तो ये थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो है स्थल, और प्रमुख स्थल जो है और साथ में उनकी क्या है अवस्थिति है, लोकेशन जो है स्थल की अवस्थिति ये है आपके। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के नगरों की अवस्थिति कौन सी नदी के किनारे है। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और वो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से स्थल हमको हमारे माइंड में रखने हैं और अच्छे तरीके से याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे ही है। कोटदीघी भी पाकिस्तान में है, ये भी कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। तो रोपड़ है जो हमारे इंडिया में है, सतलज नदी के किनारे है पंजाब में। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे, बाडा सतलज नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर, पंजाब में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी को डेड रिवर कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है। राजस्थान में कालीबंगा जो स्थल है, यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां बहुत ज्यादा मिली थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, कालीबंगा रख दिया गया है। मांडा है चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है हरियाणा में। और सुतका गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दाश्क नदी के किनारे। शुतका को शादीकोर अरब सागर, बालाकोट विंदार अरब सागर, आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे। और रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है गुजरात में, और रोजदी भी मादर नदी के किनारे है गुजरात में। और भगत राव ये भी आपकी गुजरात में है, नर्मदा रिवर के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और दैमाबाद जो है आपका, दैमाबाद स्थित है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है परवरा नदी, परवरा नदी के किनारे स्थित है। ये है सिंधु सभ्यता के नगरों की अवस्थिति, कैसे नदियों के किनारे, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ये देखिए। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन है आपके सामने, ये मैच्योर फेज है। सिंधु सभ्यता के स्थल जो हैं आपके सारे देखिए, हड़प्पा है, रोपड़ है, बनवाली है, राखीगढ़ी, मिठातल, गणेश्वर कल्चर आ रहा है जोधपुरा वाला राजस्थान का, आहड़, बनास है ना, ये सारे हैं, सुतका गेंडोर, ये सारे के सारे स्थल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा इसकी खोज कैसे हुई, खोज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। हमने इसका विस्तार पढ़ लिया, क्षेत्रफल भी पढ़ लिया, अवस्थिति भी पढ़ ली, प्रमुख स्थलों की अवस्थिति, नदियों के किनारे भी पढ़ ली। अब जो प्रश्न हम पढ़ेंगे या जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो देखिए वो क्या है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपके जो है सभ्यता का काल। अब इस सिंधु सभ्यता का काल क्या था, समय क्या था, ये बताइए। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई इतनी पुरानी, हजारों साल पुरानी जो सभ्यता है, हम इसका समय कैसे बता सकते हैं, क्या टाइम रहा होगा इस सभ्यता का। तो लोगों ने क्या डिस्कस करना शुरू किया, सब लोग अपने अनुसार इस सभ्यता का समय निर्धारण करने लग गए, अपने हिसाब से इस सभ्यता के बारे में बताने लग गए। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं एक तो C14 कार्बन काल निर्धारण विधि, जिसको कार्बन डेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। कार्बन काल निर्धारण विधि की यदि हम बात करते हैं, C14 कार्बन डेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। और एक बंदा है DP अग्रवाल, DP अग्रवाल साहब ये क्या कहते हैं, और साथ में आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो रूमिला थापर, उनका नाम भी इनके साथ ही ऐड होगा। रूमिला थापर, DP अग्रवाल और C14 की यदि बात मान ली जाए तो क्या लिखा हुआ है, 2300 ईसा पूर्व से लगा करके यह सभ्यता कब तक रही, 1750 ईसा पूर्व तक रही है। यानी सभ्यता कब डेवलप हो रही है, 2300 ईसा पूर्व में, और इसका पतन कब जाकर हो रहा है, 1750 ईसा पूर्व में। अगर NCERT की अगर आप बात मानते हैं तो NCERT इसका टाइम बताती है 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1800 ईसा पूर्व। ये समय किसके द्वारा बताया जा रहा है, NCERT के द्वारा बताया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता का नाम
करण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। लंदन वीकली नामक एक मैगजीन है, एक जो था लंदन वीकली, उसके अंदर उन्होंने इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन रखा था। उसमें वैली नहीं था, वैली बाद में ऐड हुआ है, तो सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। तो अब जिस बंदे ने इसकी खोज की है, हमें उसकी राय तो माननी ही पड़ेगी। तो एक हम मार्शल साहब की भी राय पढ़ लेते हैं। जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया, इसकी खोज की, वो तो भाई साहब बताते हैं कि ये 3200 ईसा पूर्व से शुरू हो गई थी और 2750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रहती है। ये बताने वाले कौन है? जॉन मार्शल साहब थे। जॉन मार्शल साहब ने ऐसा बताया कि सिंधु सभ्यता जो है वो कब से कब तक रही, 3200 ईसा पूर्व से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक रहती है। ये बताने वाले कौन है? जॉन मार्शल। तो देखिए, हमें जो पूछा जाएगा, काफी विद्यार्थियों के मन में असमंजस की स्थिति है। वो सोच रहे हैं मैम हम एग्जाम में कौन सा लिखेंगे। अरे भाई, एनसीईआरटी का डेटा माना जाता है या C14 माना जाएगा? ये आपके हायर लेवल पे जो हम कंपटीशन फाइट करते हैं उसमें पूछा जाता है कि अर्नेस्ट मैके के अनुसार कौन सा था, व्हीलर के अनुसार कौन सा था, या मार्शल के अकॉर्डिंग कौन सा था। ये था, तो हमने आपको बताया इसलिए मार्शल के बारे में, क्योंकि मार्शल ने ही हमें जो है जानकारी दी इस सभ्यता के बारे में, नामकरण उन्होंने किया है। तो ये इनका टाइम एक बार हम पढ़ लेते हैं और बाकी एनसीईआरटी और C14 डीपी अग्रवाल, रोमिला थापर जो कहती हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये है आपके सिंधु सभ्यता का काल। अब जो अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि काल तो हमने पढ़ लिया, अब इतनी शानदार जो सभ्यता है, इतने हजार साल पुरानी जो सभ्यता है, उस सभ्यता का निर्माता कौन रहा होगा? भाई साहब, सबसे बड़ा टेंशन वाला काम हो गया ये तो। अब कैसे पता लगाएं कि निर्माता कौन है? लोग तो है ही नहीं, मर चुके हैं। सभ्यता तो खड्डे, वो टीलों के नीचे दबी हुई मिली है। आप कैसे पता लगाएंगे कि सभ्यता को बनाने वाला कौन था? अब जो है हम मदद लेते हैं हमारे भूगोल विषय की एक शाखा जिसका नाम है नरविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी जिसको आप कहते हैं, उसकी मदद हमने ली। और यहाँ जो भी स्केलेटन, जो भी कंकाल वगैरह मिले, अस्थियां वगैरह मिली, उसका हमने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर इतिहासकार पहुंचते हैं, नॉट श्योर, संभवतः। ये मैंने क्या कहा है? नॉट श्योर, संभवतः। संभवतः इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो संभवतः इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। द्रविड़ लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना गया है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अधिकांश जनसंख्या कौन सी प्रजाति की थी, देखिए मैं जाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रजाति की बात कर रही हूँ। अधिकांश जनसंख्या पूछी जाए कि अधिकांश जनसंख्या कौन सी प्रजाति की थी, तो वो थे आपके भूमध्य सागरीय। कौन सी प्रजाति के हैं? भूमध्य सागरीय। फ्रेंड्स, ये देखिए, दो तरह के प्रश्न आपके सामने हैं। सबसे पहले तो इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो हमें लिखना है द्रविड़। क्लियर है? जो कि एग्जैक्ट नहीं है, संभवतः है। और अधिकांश जनसंख्या कौन सी है? भूमध्य सागरीय। और अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाता है और कौन सी प्रजाति के लोगों का जो है साक्ष्य मिला है, तो उसमें एक तो प्रोटोस्टलाइड है और एक मंगोलाइड है और एक अल्पाइन है। बता देती हूँ कौन कौन सी प्रजाति के अवशेष मिले हैं। एक तो अल्पाइन है, एक आपके मिला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और एक है मंगोलाइड। ये आपके जो है प्रजातियां हैं जिनका अवशेष या जिनके होने का साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले मेकर कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, तो द्रविड़ बताना है। मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो कौन थी, तो मेडिटेरियन थी, यानी भूमध्य सागरीय थी। और इसके अलावा कौन कौन सी, या ऐसा पूछा जाए कि 4 प्रमुख प्रजातियां कौन सी थी, तो आपको उत्तर लिखना है। नंबर 1 थी भूमध्य सागरीय, दूसरी थी अल्पाइन, तीसरी प्रोटोस्टलाइड और चौथी कौन सी थी? मंगोलाइड थी। तो ये 4 प्रजातियां जो थी यहाँ पर थी, जिसमें द्रविड़ को निर्माता मान लिया गया। और अधिकांश पॉपुलेशन या अधिकांश लोग जो थे वो कौन सी प्रजाति के माने गए हैं, तो अधिकांश लोग भूमध्य सागरीय माने गए हैं।
तो ये बात हो गई आपके किसकी, निर्माता की। अब निर्माता आपको पता चल गए, प्रजाति पता चल गई, विस्तार पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया, आकार पता चल गया। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर खुदाई में क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है बहुत ही एक खूबसूरत शहर जो है यहाँ पर खुदाई में मिला। तो मोहनजोदड़ो की में एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है। और देखिए यहाँ पर ये जो आपको है ये में दिखाई दे रहा है कनिष्क कालीन स्तूप। कनिष्क कालीन स्तूप आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। और सार्वजनिक स्नानागार आपको कहाँ से मिलता है, सार्वजनिक स्नानागार भी आपको कहाँ से मिल रहा है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ एक रूम में जो है नरकंकाल हमें मिले थे। अब मोहनजोदड़ो की जब आप बात करते हैं, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि 1922 में आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी साहब जो थे उन्होंने इसकी खोज कर दी है। मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पर एक जो सबसे खूबसूरत इमारत मिली उसका नाम है सार्वजनिक स्नानागार। और जॉन मार्शल साहब ने इससे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। देखिए क्या कहते हैं सार्वजनिक स्नानागार को, तत्कालीन यानी उस समय का कंटेम्परेरी जो वर्ड था, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसने कहा है सार्वजनिक स्नानागार के बारे में, तो आप उत्तर लिखेंगे जॉन मार्शल साहब जो हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार को क्या नाम दिया, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। मोहनजोदड़ो की जब खोज होती है फिर उसके बाद उसकी खुदाई की गई, तो यहाँ से क्या क्या जो है वस्तुएं मिली या कौन कौन से स्थल मिले। तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में एक आपको मिलती है योगी की मूर्ति। क्या मिली है, सार्वजनिक स्नानागार के अलावा क्या मिलता है, योगी की मूर्ति मिलती है। इधर देखिए वापस से, ये सार्वजनिक स्नानागार है। सार्वजनिक स्नानागार जो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का विवरण लिखा गया 180 बाई 108 फीट, और जो ये आपका पूल था या तालाब जो बना हुआ है ये था कि 23 बाई 39 बाई 8 लंबाई चौड़ाई और गहराई का जो माप था ये था। इसकी चारों ओर क्या बनी हुई, देखो सीढ़ियां बनी हुई थी, और इसके जो है पास में 6 बाई 6 की जो थी नालियां थी, ताकि जो है गंदा पानी ड्रेन किया जा सके या गंदे पानी की निकासी की जा सके। इसके पास में कुछ कुएं भी मिले हैं, वो इस बात का संकेत कर रहे हैं या इस बात का साक्ष्य हैं कि इस पुल में जो है वापस पानी भरने के लिए इन कुओं का जो है प्रयोग किया जाता होगा, या कुएं का पानी वहां से भर के इसमें डाल दिया जाता होगा। तो सार्वजनिक स्नानागार हमें मिला। इसके अलावा योगी की मूर्ति मिली है। योगी की मूर्ति मिली है तो लोगों ने क्या कहा कि यह एक क्या है, धार्मिक अधिकारी है, और हो सकता है कि यही वहां का प्रशासन चलाता होगा। कौन, योगी। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, यहां से एक तो मिला है सभागार। क्या मिलता है, सभागार मिला है। सभागार का मतलब समझ गए आप, असेंबली हॉल। असेंबली हॉल मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एक ऐसा स्थान या एक ऐसा प्लेस था जहां पर लोग मीटिंग्स वगैरह किया करते थे, या अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वगैरह जो भी था किया करते थे, और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए कोई धार्मिक अधिकारी या उनका कोई मुखिया वहां पर आता होगा। तो एक तो सभागार का साक्ष्य मिला है आपको, एक मिलता है महाविद्यालय भवन। महाविद्यालय भवन मिला है। देखिए महाविद्यालय भवन मीन्स कॉलेज की बिल्डिंग मिली है। अब आप सोचिए, स्कूल बिल्डिंग नहीं मिली है, महाविद्यालय भवन मिला है। कुछ तख्तियां मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब महाविद्यालय भवन की हम बात कर रहे हैं, तो मैं साथ ही साथ आपसे यहाँ की लिपि के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यानी यहाँ पर लिखित सामग्री उपलब्ध है, किंतु वह क्या है, पठनीय नहीं है, या हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो यहाँ की अगर आप लिपि की बात करते हैं तो लिपि देखिए इस तरीके की आपको मिलेगी, ऐसी
ऐसी लिपि मिलती है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से लिखी गई है। इस लिपि को क्या नाम दिया गया? सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि। और इसे नाम दिया गया बूस्त्रोफेदन। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जो लिखी जा रही है उसको नाम क्या दिया गया है? बूस्त्रोफेदन से। अब ये इस तरीके से बन रही है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, तो इसे कुछ लोगों ने क्या नाम दिया है? गोमूत्र लिपि भी नाम दिया है। गोमूत्र लिपि इसलिए कि गाय जब मूत्र विसर्जन करती है तो पीछे ऐसी लाइन बन जाती है, और कोई रीजन नहीं है। इसको हम कहते हैं बूस्त्रोफेदन, इसी को हम कहते हैं सर्पिलाकार, और इसे ही हम क्या कहते हैं? गोमूत्र लिपि कहते हैं। तो ये आपके लिपि है। अगर आपसे शैली पूछी जाती है तो वो आपको बताना है। देखिए, लिपि पूछे तो बूस्त्रोफेदन, भाव चित्रात्मक भी आपको लिखा मिलेगा पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक है, कैसी है? पिक्टोग्राफिक है, हिंदी में कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि जो ये मानी गई है, जिसमें मूलतः 64 जो है अक्षर हैं, और फिर आप आगे देखोगे तो बार बार रिपीट हुए हैं, तो 250 से 400 के करीब माने जाते हैं। तो ये है, ये इनकी लिपि है। बूस्त्रोफेदन और पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक है, सर्पिलाकार, गोमूत्र लिपि भी आप इसे कहते हैं। तो यहाँ महाविद्यालय भवन मिला है। यहाँ पर इस तरीके से जो लिखा हुआ है ना, इस तरह की जो मिली है, इस पर ऐसी सिंबल्स बने हैं, ऐसी आकृति है, ऐसा बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। तो ऐसे जो चिन्ह बने हुए हैं वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसे हमने किसमें रखा था? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा था। तो ये है, यहाँ पर एक तो मिला आपके सभागार, एक आपके मिलता है महाविद्यालय भवन। ये महाविद्यालय भवन भी आपके यहाँ पर से ही मिला है। उसके अलावा योगी की प्रतिमा, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, एक डांसर है फीमेल, वो डांस कर रही है, उसकी प्रतिमा आपको कहां से मिल रही है? यहां से मिलती है। पशुपति शिव, पशुपति शिव एक मुहर मिली है। उस मुहर पर किस जो है बताया गया कि ये एक मुहर है, इस मुहर पर एक आदमी बैठा है, उसके सिर पे जो है क्राउन या मुकुट जैसा कुछ बना पहना हुआ है, उसके इर्द गिर्द जानवर हैं, अर्थात पशुओं से घिरा वह व्यक्ति कौन है? पशुपति नाथ है। पशुपति नाथ कह दो, शिव जी कह दो आप। जॉन मार्शल साहब ने इसे पशुपति नाथ को या भगवान शिव को क्या नाम दिया है? जॉन मार्शल साहब क्या कहते हैं कि ये कौन है? तो जॉन मार्शल साहब ने इसे नाम दिया है प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा यानी हिंदी में लिखोगे तो भी प्रोटो शिव लिख सकते हैं, या आद्य शिव। पशुपति नाथ को आद्य शिव किसने कहा? तो आद्य शिव कहने वाले कौन हैं? जॉन मार्शल साहब हैं, उन्होंने इसे आद्य शिव कहा है। तो ये आपके हैं, एक ऐसी मुहर मिली है। अब मोहनजोदड़ो में आपने पढ़ा, एक तो सार्वजनिक स्नानागार मिला, सभागार मिला, महाविद्यालय भवन मिला, कांसे की नृत्य रत्न, नर्तकी की मूर्ति, योगी की प्रतिमा, आद्य शिव की मुहर, और इसके अलावा यदि आप पढ़ते हैं तो सर्वाधिक जो है मुहरें सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछी जाती है, इंग्लिश में जिनको हम सील्स बोलते हैं, मुहरें, ये आपको कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली है, तब आपको ये बताना है कि सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें हड़प्पा से मिली है, और यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा मुहरें मिली हैं। कनिष्क कालीन स्तूप यदि आपसे पूछा जाता है तो वो भी आपको कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है कुछ प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो एक ऐसा सीन या मुहर पे एक ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक आदमी क्या कर रहा है, पीछे अपने हाथ में छुरा लेकर खड़ा है, आगे एक जानवर है और किसी देवी की प्रतिमा है। तो उन्होंने क्या कहा कि बलि प्रथा का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है। यानी चाकू लेकर एक आदमी इस तरीके से अपने हाथ में पीछे खड़ा है और सामने जानवर है, इट मीन्स वो उसे मारने जा रहा है।
यानी जो है बलि प्रथा वहां पर मौजूद थी। ये है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पा के बारे में। ये देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं और स्थल आपको दिखाई दे रहे हैं। सील्स मिली है, ये कुएं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो शहर का प्रवेश द्वार है, ये शहर का नक्शा है, और ये यहाँ के लोगों के जो है जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं। अब जो मोस्टली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह स्थलों को लेकर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है उस हड़प्पा के बारे में आपको बताती हूँ। हड़प्पा सबसे पहला स्थल जो ढूंढा गया, तो हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली हैं? तो हड़प्पा में सबसे पहले तो देखिए, हड़प्पा के अंदर जो है या सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं वो आपके वहां पर 2 टीले मिले हैं। एक को नगर टीला कहा जाता था और एक को दुर्ग टीला कहा जाता था। हड़प्पा की यदि बात करें तो ऐसे देखिए, एक शहर है और ये एक टीला है और एक ये टीला है। ये पूर्वी टीला है। पूर्वी टीले में क्या था? पूर्वी टीले को हमने नाम दिया है नगर टीला, और पश्चिम वाला जो टीला है इसे दुर्ग टीला नाम दिया गया। माउंट एबी भी कहा गया है इसको। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा क्या, मोस्टली सारे जो शहर थे, एक्सेप्शनल छोड़ दीजिएगा धोलावीरा को। धोलावीरा 2 भागों में नहीं बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा हुआ है। ये हड़प्पा जो है, और मोस्टली जो सिटीज हैं वो 2 भागों में बटे हैं। सुरकोटड़ा और लोथल एक ऐसे 2 ऐसे साइट्स हैं जो एक ही, यानी ये नगर टीला, ये दुर्ग टीला, और इसके चारों तरफ क्या कर दी है? बाउंड्री कर दी है। ऐसी लोकेशन सिर्फ सुरकोटड़ा और कहाँ से मिल रही है? आपके जो है लोकेशन से मिल रही है। और धोलावीरा में ये कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। तो हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं, पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज हमने पढ़ ली, कब हुई थी? 1921 में हुई थी, और वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। तो एक तो माउंट एबी अगर पूछा जाता है तो आपको ये बताना है, 6 की पंक्ति वाले अन्नागार, एक अन्नागार मिला है आपको बड़ा सा। लोथल में जो गोदीबाड़ा मिला है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी इमारत है तो वो आपके कौन सी है? अन्नागार है। तो अन्नागार जो आप पढ़ रहे हैं, तो देखिए अन्नागार क्या था? अन्न का स्टोर करना है। अन्नागार की अगर आप बात करते हैं तो अन्नागार कहाँ पे बनाया गया? नदी के किनारे बनाया जाता था। यहाँ बड़ा सा हॉल है, 6 की पंक्ति में आप रख सकते हैं, ऐसे बना हुआ है। ये था अन्नागार। और अन्नागार के दक्षिणी हिस्से में, इसके साउथ में या इसके दक्षिणी हिस्से में, यहाँ पर आपको क्या है, जो लोग मजदूर थे, यहाँ पर काम करते थे, उनका रहने के लिए जो आवास बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया है बैरक। बैरक कहाँ से मिले हैं? तो बैरक आपको कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। अन्नागार आपको कहाँ से मिला है? तो भी क्या लिखना है? हड़प्पा से मिला है। पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी खिलौना है। इक्का गाड़ी जो है वो कहाँ से मिलती है? तो भी क्या बताना है? यह हमें मिलती है कहाँ से? हड़प्पा से। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कांसे का दर्पण। अब मिरर, कांसे का दर्पण कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है कांसे का दर्पण। यहाँ के लोग क्या थे? बहुत ही क्या थे? कॉस्मेटिक को लाइक करने वाले थे, अपने सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को पसंद करते थे, खुद का विशेष रख रखाव किया करते थे। तो कांसे का दर्पण, मेकअप करोगे भाई तो मिरर तो चाहिए ना देखने के लिए, तो कांसे का दर्पण भी आपको कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। प्रसाधन मंजूषा जो था, वो मेकअप बॉक्स, वैनिटी केस, प्रसाधन मंजूषा यदि आपसे पूछी जाती है तो वो भी कहाँ से मिलती है? वो भी यहीं से मिल रहा है। एक उर्वरा देवी की जो है प्रतिमा मिल रही है। अब देखिए, उर्वरता की देवी, उर्वरा देवी एक महिला जिसके गर्भ में से पीपल का पौधा निकल रहा है। तो ये क्या मानी गई है? धरती माँ को माना गया है, उर्वरा की देवी माना गया है। और ये जो आपको सील है, यही इस ओर इंडिकेट कर रही है कि हमारा सिंधु सभ्यता का समाज, सिंधु सभ्यता में जो आपके क्या है समाज, वह आपके कैसा था? सिंधु सोसाइटी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी।
क्योंकि यहाँ पर खुदाई में मातृ देवी की मूर्तियां खूब सारी मिली है। तो ये समाज कैसा हो गया, मातृ सत्तात्मक। उर्वरा देवी, एक महिला के पेट से पीपल का पौधा निकल रहा है, तो वो क्या हो गई, जन्म देने वाली पृथ्वी माँ के लिए ऐसा कहा गया। तो उर्वरा की देवी की वो मिलती है, प्रसादन मंजूषा मिलता है। बैरक आपसे पूछा जाता है, बैरक यहाँ से मिलेगा, अन्नागार यहाँ पर मिलेंगे। R37 कब्र है, जो उसका नाम है, सेमेट्री है R37, वो यहाँ से मिलती है। गेहूं और जौ के दाने यदि आपसे पूछे जाते हैं तो गेहूं और जौ के दाने भी कहाँ से मिल रहे हैं, यहीं से मिलते हैं। इसके अलावा युगल समाधान का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ताबूत, कॉफिन जिसको आप बोलते हैं, मतलब ताबूत का साक्ष्य भी आपको कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है पिगट, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा है, तो आपको उत्तर लिखना है, किसने कहा है, पिगट ने कहा है। तो ये है हड़प्पा दोस्तों। देखिए हड़प्पा में आपको एक उर्वरा देवी की प्रतिमा, मेन हम पढ़ रहे हैं, कांसे का दर्पण है, अन्नागार है, प्रसादन मंजूषा है, युगल समाधान का साक्ष्य आपको कहाँ से मिल रहा है। सर्वाधिक अभी जस्ट बताया है, लेख युक्त मोहरे कहाँ से मिली है, तो आपको लिखना है कि सबसे ज्यादा लेख युक्त मोहरे यहाँ से मिली है, जबकि संख्या में सबसे ज्यादा कहाँ मिलती हैं, मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। तो ये है आपके हड़प्पा। तो ये हड़प्पा से प्राप्त जो है वस्तुएं हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो आइए पढ़ते हैं चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो पाकिस्तान प्रांत में है। चनहुदड़ो ये जो स्थल है पाकिस्तान में स्थित, यहाँ से हमको क्या उत्खनन सामग्री मिली है, यहाँ पर मिला है मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिला है, यदि आपसे पूछा जाता है तो मनके बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, ये आपके कहाँ से मिल रहे हैं, चनहुदड़ो से मिलते हैं। गुड़िया बनाने का कारखाना और मनके बनाने का कारखाना दोनों कहाँ से मिले हैं, चनहुदड़ो से मिले हैं। अब देखिए आगे चनहुदड़ो से क्या मिला है, वक्राकार ईंटें मिली है। अब देखो दोस्तों, ईंटें हमने शुरुआत में ही पढ़ी है कि ईंटें यहाँ से खूब सारी मिली थी। हड़प्पा साइड से अपन पढ़ रहे थे, तो ईंटें कैसी थी, यहाँ की ईंटें हुआ करती थी आयताकार। एक तो ये हो गई, वर्गाकार, और कैसी होती थी, वक्राकार। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से मिल रही है, चनहुदड़ो से मिलती है। मनके बनाने का कारखाना भी हमें कहाँ से मिलता है, चनहुदड़ो से मिलता है। चनहुदड़ो से ही हमें क्या मिलती है, लिपस्टिक मिलती है। अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग बड़े ही जो क्या थे, फैशन करने के मामले में और बड़े ही अवेयर थे अपने आप को सजाने में। तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं लिपस्टिक लगाया करती थी उस जमाने में। तो लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, चनहुदड़ो से लिपस्टिक मिली है। स्याही की दवात यहाँ से मिलती है। फिर अगर आप पढ़ते हैं लिपस्टिक, स्याही की दवात, इसके अलावा एक मुहर है, उस पर क्या चित्र दिखाया, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पैरों के निशान। अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो कहाँ से मिल रहा है, चनहुदड़ो से मिलता है। तो ये है चनहुदड़ो। मोस्टली हमारे को जो प्रश्न पूछे जाते हैं मनके बनाने के कारखाने के लिए पूछा जाता है। बाकी जो है स्याही की दवात यहाँ से मिली है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। और वक्राकार ईंटें जो मिल रही है वो कहाँ से मिलती है, चनहुदड़ो से मिलती है। अब चनहुदड़ो के बाद हम बात करेंगे किसकी, लोथल की। लोथल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं।
लोथल देखिए, लोथल जो है सबसे ज्यादा फेमस हुआ कि लोथल से एक डॉकयार्ड मिला है। क्या मिलता है? डॉकयार्ड। हिंदी में इसको लिखा गया गोदीबाड़ा। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। कौन सा? डॉकयार्ड। उसके बाद दूसरा आप ग्रेनरी यानी अन्नागार को कहते हैं। लोथल जो है, यहाँ से चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों, चावल का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। चावल के अलावा अगर बाजरा पूछा जाता है तो बाजरा भी जो है, बाजरे का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलता है? तो बाजरे का साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलता है। लोथल जो है, अब हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन थे या घर थे, उनकी एक विशेषता थी। ये थी कि घर जो थे वो जो है, उनके गेट जो है मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर। अगर हम ये मान लें कि ये सड़क है तो गेट कहाँ खुल रहा है? पीछे की साइड खुल रहा है। ऐसा वास्तु शास्त्र के अनुसार माना गया था। तो दोस्तों, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां गेट पीछे नहीं खुल रहा भाई, इसका गेट कहाँ खुल रहा है? सड़क की ओर खुल रहा है। घर के गेट और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुल रहे हैं। ऐसा एकमात्र स्थल कौन सा है? लोथल माना गया। तो लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य है, बाजरे का साक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग डॉकयार्ड यहाँ से आपको मिल रहा है। उसके अतिरिक्त अगर आप पढ़ते हैं, एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर जो है घर के और गेट और खिड़कियां कहाँ खुलते हैं? सड़क की ओर खुलते हैं। लोथल से एक ऐसी मुहर मिली है दोस्तों, जिस पर एक सील मिली है, एक मुहर मिली है। इस पर एक जो है कौवा और एक लोमड़ी का चित्र अंकित है, जो कि हम मोस्टली ऐसा चित्र पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ते हैं। पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी है, नैतिक कथाओं के लिए जानी गई एक पुस्तक जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित, सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवादित पुस्तक है पंचतंत्र, जो उसका एक सीन आपको यहाँ की एक मुहर पर देखने के लिए मिलेगा। ये आपके क्या है? लोथल है। तो लोथल में युगल समाधान भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉमन थिंग है, जो एक स्पेशलाइजेशन है, जैसे मोस्टली हमारे को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है वगैरह, कौन पटवार वगैरह में, तो उसमें आप इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा आपको लिखा, चावल का प्रथम साक्ष्य, बाजरे का साक्ष्य, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। और इस यहाँ पर जो गेट हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, पीछे की ओर नहीं खुलते थे। एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर क्या दिखाया गया है? एक लोमड़ी है और साथ ही साथ एक कौवा है। यानी ये कहानी किससे संबंध रखती है? पंचतंत्र से साम्यता रखती है। ये है लोथल। अब देखिए, लोथल हमने पढ़ा, लोथल के बाद पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्रमुख स्थल, और कालीबंगा जो है बहुत ही फेमस रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन है दोस्तों। देखिए, जब 1947 में 1947 में भारत आजाद हुआ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान वालों को अपने ऊपर गर्व महसूस होने लग गया कि हमारे पास दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस जो हैं उसका जो है साक्ष्य है, या वो स्थल हमारे पास है। तो आज़ादी के बाद राजस्थान में जो खोजा गया स्थल है वो कालीबंगा है। कालीबंगा की खोज आपने पढ़ा 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कैसे रंग की चूड़ियां पाई गई? काले रंग की चूड़ियां पाई गई है। काले रंग की चूड़ियां मिलती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? कालीबंगा रख दिया। कालीबंगा में मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यहाँ दुनिया की सबसे जो है अमेजिंग थिंग्स यानी यूनिक चीजें, दुर्लभ वस्तुएं या दुर्लभ स्थल आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कालीबंगा से देखिए दोस्तों क्या क्या मिलता है। एक तो ग्रिड सिस्टम मिलता है, ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कें। अब सड़कों की यदि बात करते हैं तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मोहनजोदड़ो वगैरह सभी जगह सड़कें जो थी बड़ी चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी। इस तरीके से सड़कें होती थी। देखो भाई, सड़कों का तो नेटवर्क बना हुआ है, जाल बिछा हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सड़कें
एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, मींस 90 डिग्री का जो एंगल है उस पर काट रही हैं, तो सड़कों का जो जाल बिछा है, जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कें अगर आपको पढ़नी है तो वो कहाँ मिलेगी? कालीबंगा में। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कच्ची ईंटें जो है मिली। कच्ची ईंटों का प्रयोग मकानों में किया गया था। हालांकि कालीबंगा हम पढ़ते हैं कि 5 स्तरों पर विकसित हुआ था और मोहनजोदड़ो 7 स्तरों पर विकसित हुआ था। तो कालीबंगा के जो प्रारंभ का लेवल था या प्रारंभ की स्थिति थी, वहां पर जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। दीनहीन बस्ती किसको कहते हैं? कालीबंगा को कहते हैं। काले रंग की चूड़ियां, ग्रिड सिस्टम पर आधारित सड़कें, यहाँ पर जुते हुए खेत। अब देखिए जुते हुए खेत आपको मिल रहे हैं, इस तरह से खेत बना हुआ है, जोता हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। जुता हुआ खेत मिल गया यहाँ पर। हवन कुंड, अब हवन कुंड कह दीजिए, अग्नि वेदिकाएं कह दीजिए, यज्ञ कुंड कह दीजिए, ये भी आपको कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। स्वास्थ्य, जो आप साखिया बोलते हैं, जो एक शुभ माना गया है, सुख अच्छा जो सिंबल, शुभ सिंबल माना जाता है, वो साखिया जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर एक कब्र मिली है, चिरायु कब्र। चिरायु कब्र किसको कहा जाता है? एक इस तरह की कब्र। देखिए कब्रें कैसी होती है, वो होती है स्क्वायर में, इस तरीके से होती है ना। ये कब्र कैसी है? अंडाकार। अंडाकार कब्र जिसे क्या नाम दिया गया है? चिरायु कब्र। चिरायु कब्र का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। तो ये आपकी क्या हो गई? चिरायु कब्र। सूती कपड़े में लिपटा उस्तरा। अब देखिए सूती कपड़े में लिपटा उस्तरा, यानी पुरुष भी क्या थे? अपनी खूबसूरती के प्रति जो थे जागरूक थे, और लोग क्या करते थे उस जमाने में? शेविंग भी करते थे। शेविंग नाइफ जो है मिला है सूती कपड़े में लिपटा उस्तरा। ये आपको कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से मिलता है। इसके अलावा हाथी दांत का पैमाना, स्केल आपको यहाँ पर मिलती है। कालीबंगा से अगर आप पढ़ते हैं तो सिर की शल्य चिकित्सा, देखो एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, काले रंग की चूड़ियां मिल रही हैं, ग्रिड सिस्टम मिल रहा है, सड़कों का जाल है, हवन कुंड, यज्ञ वेदिकाएं जिनकी संख्या 7 बताई गई, सूती कपड़े में लिपटा उस तरह मिल रहा है, स्वास्थ्य का चिन्ह मिला, चिरायु कब्र, अंडाकार जो कब्र आप बोलते हैं वो आपके कहाँ से मिल रही है? यहाँ से मिल रही है, कालीबंगा से। और यहाँ पर जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग भी हुआ था, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? दीनहीन बस्ती का नाम दिया गया है। कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। कैसे करते थे दोस्तों मृतक संस्कार? मृतक संस्कार कितने तरीके से होता था? अच्छा प्रश्न है आपके लिए, याद रखिएगा। मृतक संस्कार कितने तरीके से किया जाता है? 3 तरीके से किया जाता है, जिसमें एक तो आता है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक, और एक आता है दाहकर्म। पूर्ण जो है समाधिकरण, आंशिक जो समाधिकरण और दाहकर्म, इसका मतलब ये होता है कि एक तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो बॉडी थी उसको जला दिया जाता था। दूसरा आंशिक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ये होता था कि बॉडी को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षियों के लिए, और जो बचता था उस हड्डियां वगैरह उसे कलश में डाल करके उसका मुंह पैक करके जमीन में गाड़ दिया जाता था। और एक जो है पूर्ण समाधिकरण, तो उस बंदे को पूरा का पूरा जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर किसका साक्ष्य मिल रहा है आपको? कलश समाधान का साक्ष्य मिल रहा है। तो ये मृतक संस्कार कितने प्रकार से करते थे? ये लोग मृतक संस्कार करते थे 3 प्रकार से करते थे। यहाँ पर सबसे पहले सिर की शल्य चिकित्सा की गई है दोस्तों। सिर की शल्य चिकित्सा का पहला साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? अगर आपसे पूछा जाता है, वैज्ञानिक भाषा में सिर की शल्य चिकित्सा को नाम दिया गया हाइड्रोस्पोलिस। हाइड्रोस्पोलिस जो नाम दिया गया है ये वैज्ञानिक नाम है। एक बालक का सिर बताया गया जिसमें छेद किए हुए हैं और बाद में उसको जो है मिट्टी टाइप या गारा मिट्टी टाइप से का कुछ है उससे भर दिया गया। वैज्ञानिकों ने
इस प्रोसेस का नाम बताया है हाइड्रोस्पोलिस। सिर की शल्य चिकित्सा का प्रमाण कालीबंगा के अलावा लोथल से भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, 2 ही लोकेशन है, एक है कालीबंगा और एक आपका क्या है, लोथल है। तो दोस्तों ये है कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियां मिल गई आपको, स्वास्तिक का चिन्ह मिल गया, चिरायु कब्र मिल गई, फिर सामूहिक जो आपको तंदूर का साक्ष्य मिल जाता है, कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिल गया। ये सब कहाँ से मिल रहा है, कालीबंगा से मिलता है। अब ये है आपके कालीबंगा। अब एक स्थल और है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, धौलावीरा। धौलावीरा के लिए जब हम पढ़ते हैं तो देखिए धौलावीरा के लिए क्या बताया गया। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर आपको नगर 2 हिस्सों में नहीं बल्कि कितने हिस्सों में बटा हुआ मिल रहा है, 3 हिस्सों में बटा हुआ मिलता है। अभी मैंने हड़प्पा के लिए आपको बताया कि 2 टीले होते थे, एक का नाम था नगर टीला और एक का नाम था दुर्ग टीला। माउंट एबी यदि नाम पूछा जाता है तो उसका संबंध कहाँ से रहेगा, हड़प्पा से रहेगा। और धौलावीरा जो शहर है कितने भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था। देखो फ्रेंड्स, आप एक्सेप्शनल जो केसेज हैं, अपवाद होते हैं, उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कॉमन चीजें जो होती हैं वो तो फिर कोई पूछता नहीं है। अब सभी शहर 2 भागों में बटे हुए हैं तो नॉर्मली पूछेंगे नहीं। जो 3 भागों में बटा है वो कौन सा है, धौलावीरा है। तो ये आपके धौलावीरा 3 भागों में। यहाँ पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, खेल का जो स्टेडियम होता है उसका साक्ष्य है। साइन बोर्ड का, सूचना पट जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में साइन बोर्ड बोल रहे हैं, साइन बोर्ड का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, धौलावीरा से मिलता है। जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो भी आपके कहाँ से मिलता है, धौलावीरा से मिलता है। फिर एक स्थल आता है सुरकोटड़ा। देखिए सुरकोटड़ा से हमेशा एक ही सवाल पूछा जाता है, वो ही आता है घोड़े का अवशेष या घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सुरकोटड़ा से मिलता है घोड़े का साक्ष्य। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए तो एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन चीजों से अपरिचित थे। तो एक तो था लोहा नहीं जानते थे वो, घोड़ा नहीं जानते थे, मुद्रा नहीं थी इनके पास में, मुहरे थी इनके पास में, सिर्फ मंदिर नहीं थे, मूर्तियां खूब सारी यहाँ पर मिली हैं, नहरें और सिंचाई प्रणाली का भी लगभग अभाव मिला है हमें। तो ये है यहाँ पर घोड़े का साक्ष्य। अब देखिए जलाशय मिल रहा है कहाँ से, धौलावीरा से। और बांध अगर आप पढ़ते हो तो मूवी में आपने देखा होगा, मोहनजोदड़ो में डैम दिखाया गया था। तो सुरकोटड़ा से घोड़े का साक्ष्य मिलता है। और अगर ऊंट का साक्ष्य पूछ ले तो ऊंट का साक्ष्य तो ऑब्वियसली राजस्थान में मिलेगा, कहाँ से, कालीबंगा से मिलता है। सुरकोटड़ा से घोड़े का साक्ष्य मिला है। तो ये है सुरकोटड़ा। ये आपके हैं धौलावीरा जहाँ से स्टेडियम, साइन बोर्ड ये मिले हैं। बनावली एक ऐसा स्थल है जहाँ से गेहूं के अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो जौ है, तिल है, सरसों है, उसका साक्ष्य मिला है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था, क्योंकि गेहूं और जौ हमने पढ़ा हड़प्पा से मिला है, जौ, तिल, सरसों बनावली से मिलता है, चावल और बाजरा आपको कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। और किन चीज़ों से अपरिचित थे दोस्तों, तो आप बताइएगा, घोड़ा, लोहा, इनसे अपरिचित थे, मंदिर का अवशेष नहीं मिल रहा है, नहरें जो है उनका जो है एविडेंस नहीं मिला। उसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो करेंसी नहीं है इनके पास में, वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम किया करते थे ये लोग। और मोहरें खूब सारी मिली हैं, सबसे ज़्यादा मोहरें हड़प्पा में जो है उस पर लिखा हुआ है लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से, और संख्या में सबसे ज़्यादा मोहरें आपके कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव, प्रोटोशिवा वाली मुहर आपको पूछी जाती है तो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ये है, तो ये धौलावीरा है, सुरकोटड़ा है, ये प्रमुख स्थल हैं। यहाँ से रोजदी अगर पूछा जाता है तो रोजदी से आपको जो है हाथी का खिलौना या हाथी का साक्ष्य आपको मिलता है। तो ये है सिंधु सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं और स्थल। अब देखिए
अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कच्ची ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कच्ची ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा और रंगपुर से मिलता है। कालीबंगा और रंगपुर दो ऐसे स्थल है जहाँ पर क्या मिली है? कच्ची ईंटें मिली है। तो ये था दोस्तों सिंधु सभ्यता, जो कि बहुत ही खूबसूरत सिविलाइजेशन थी, जहाँ पर सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार मिले हैं, भवन 1 मंजिला और 2 मंजिला मिले हैं, और भवनों में जो सीढ़ियां दिखाई गई है वह इस बात की ओर संकेत करती है कि भवन 2 मंजिला थे। अब इसकी अगर आपसे विशेषता पूछी जाए तो विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कैसी सभ्यता है? मात्र सत्तात्मक थी ये सभ्यता। एक पहली विशेषता बताएंगे कैसी है? मात्र सत्तात्मक। दूसरी कैसी है? नगरीय सभ्यता थी। किस धातु का प्रयोग कर रहे हैं? कांसे का प्रयोग कर रहे हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, ये भी माना जाता है। और फिर अगर आप पढ़ते हैं यहाँ के परिवार के बारे में, तो परिवार कैसा है? एकल परिवार है। कैसा परिवार था यहाँ का परिवार? एकल परिवार था। घर की मात्र देवी की मूर्तियां खूब मिली है। पूजा किसकी करते थे? मात्र देवी की। प्रकृति की पूजा करते थे। पवित्र अगर पक्षी पूछा जाता है तो पवित्र पक्षी अपन का क्या था? बतख। और पवित्र वृक्ष पूछा जाता है तो क्या बताना है? पीपल बताना है। तो ये है विशेषता। मात्र सत्तात्मक नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कैसी है? जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। पवित्र जो पक्षी है वो है बतख, और पवित्र वृक्ष जो है वो है पीपल। और अगर आपसे पूछा जाता है टाइल्स का यूज कहाँ किया गया है, घर की बात हम कर रहे हैं, टाइल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और अगर आपसे पूछा जाता है घर के गेट हमेशा मुख्य सड़क से की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन एकमात्र स्थल जो है वो कौन सा है जहां पर गेट मुख्य सड़क पर खुलते हैं, तो उत्तर लिखना है लोथल। और नगर के लिए अलग बाउंड्री होती थी, दुर्ग टीले के लिए अलग बाउंड्री होती थी। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल कौन सा है? तो आपको सुरकोटड़ा और लोथल के बारे में बताना है। चावल का साक्ष्य और बाजरे का साक्ष्य भी लोथल लिखना है। बनावली से जौ, तिल और सरसों का साक्ष्य लिखना है। गेहूं और जौ के दाने हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लोथल से फारस की एक मुहर मिली है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की एक मुहर मिली है, जो कि विदेशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध बताती है। तो दोस्तों ये थी इतनी खूबसूरत और शानदार सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे इसके पतन के कारण। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पतन कैसे हुआ, या इस खूबसूरत सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी ऐसी अलग अलग राय दी है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जो हैं उन्होंने क्या बताया कि आर्यों का आक्रमण होता है। तो दोस्तों इसके बाद जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के लिए, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता किसे माना गया? आर्यों को माना गया है। आर्य लोगों को बताया गया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और उनके पास घोड़े थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। तो आर्यों को लोहे का भी ज्ञान था और उनके पास हथियार थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, उनके हथियार उन्नत अवस्था में नहीं थे, इसलिए वो आर्यों के आक्रमण को झेल नहीं पाए और मारे जाते हैं, और या फिर वह इस स्थान को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर रुख कर लेते हैं। तो एक कारण ये भी माना गया। SR राव, जॉन मार्शल और मैके कहते हैं कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो सिंधु नदी के किनारे जब ये सभ्यता विकसित हुई, इट मीन्स या तो इसके डिक्लाइन का या इसके पतन का कारण दो ही हो सकता है कि अगर कोई नगर जो है नदी के किनारे बसा है तो या तो इसमें बाढ़ आ जाएगी तो ये जलमग्न हो जाएगा, या फिर अकाल पड़ जाएगा तो लोग भूख प्यास से मर जाएंगे या उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। तो इन्होंने बाढ़ बताया है। लैम्ब्रिक साहब क्या कह रहे हैं? सिंधु नदी ने भाई साहब रास्ता ही बदल लिया। अब इनका क्या करें? इन्होंने क्या कहा, नदी ऐसे बह रही थी और इधर आ गई, अब उधर पानी नहीं है तो लोग क्या करेंगे? लोगों को वो स्थान छोड़ करके जाना पड़ा। R.L. स्टाइन, अमलानंद घोष बताते हैं क्लाइमेटिक चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। ऐसा ही M.R. साहनी साहब, राइक्स और डेल साहब कहते हैं कि भूकंप, भूतात्विक परिवर्तन, जमीन के अंदर हलचल हो रही है, भूकंप आया है, जिसके कारण इस सभ्यता का क्या होता है? अंत हो जाता है। KUR कैनेडी साहब, तो भाई साहब इन्होंने प्राकृतिक आपदा बता दी है। कैनेडी साहब ने तो कालीबंगा के पतन का कारण मलेरिया और मोहनजोदड़ो के पतन का कारण भी क्या बताया है?
कि मलेरिया जैसी कोई संक्रामक बीमारी की वजह से सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता के कारण ऐसा हुआ। देखो दोस्तों, रियलिटी है जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ की जो है राजनीतिक स्थिति के बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा कि राजतंत्र तो यहाँ नहीं था, जनतंत्र हो सकता है, कबीला तंत्र हो सकता है, या कोई धार्मिक अधिकारी शहर के प्रशासन को संभालते होंगे। तो प्रशासनिक स्थिरता बताई गई। फेयर सर्विस रफीक मुगल बी के थापर, इन्होंने पारिस्थितिकी असंतुलन को इसका कारण बताया। माधव स्वरूप वस नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। धर्मपाल अग्रवाल रफीक मुगल घग्गर या हाखरा नदी का क्षेत्र परिवर्तन जो होता है उसे इसके पतन का कारण मानते हैं। तो दोस्तों, ये कारण रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे या जिम्मेदार रहे। तो ये थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। अगली क्लास में फिर मिलती हूँ एक नई सभ्यता के साथ, आपके लिए कुछ स्पेशल फैक्ट्स वगैरह लेकर के। थैंक यू वेरी मच। अब कर लो, ले चलो।